हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड पार्ट, रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी और सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोगों ने लास्ट दो सेशंस में इन डिटेल में स्टडी किए और आज हम लोग स्टडी करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rotating standard geometrical shape body about some standard exercises। अगर आप लोग प्रीवियस सेशंस को स्टडी करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रोटेशनल डायनामिक्स की प्लेलिस्ट है जिसमें सर्कुलर एज वेल एज रोटेशनल मोशंस और जो अपकमिंग सेशंस है वो पूरे आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप बॉडीज हम लोग 3 पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करते हैं विद इन 5 मिनट्स। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कोई भी रोटेटिंग बॉडी का, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी ये हमेशा कोई ना कोई तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो कोई ना कोई तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए और इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मान लीजिए वो एक्सिस है और IO इक्वल्स टू, तो हम लोग बाय डेफिनेशन इसे छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm which is situated at a distance of small r from that axis of rotation। और ये होता है इस स्मॉल एलिमेंटल मास को हम लोग एक जगह पर जमा करते हुए मतलब इंटीग्रेट करते हैं। सारा एरिया जो होता है, सारा मास जो होता है, पूरा मास हम लोग एक जगह पर कंबाइन करके इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज r² into dm। सो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। उसके बाद में जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मान लीजिए ये रोटेटिंग बॉडी है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इस जिस ज्योमेट्री का या फिर जिस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट शेप का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास कोई ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक ही पोजीशंस पर होता है और सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है उस पोजीशन से सब डायरेक्शंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। उसको कैसे प्लेस करते हैं, कैसी पोजीशन है, उससे कोई मतलब नहीं। सेंटर ऑफ मास एक ही पोजीशंस पर होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, बट उस पोजीशन से हर डायरेक्शंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते टाइम या फिर कोई पोजीशंस होती है तो उस टाइम पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। तो मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास है C, इसे एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग जो इससे पास हो रहा है और ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है h। मान लीजिए O एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सो C एक्सिस है, तो IO इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे पैरेलल जो दूसरा एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस जिस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बॉडी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहे हैं उसका मास m और दो एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस h का स्क्वायर, ये होता है हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एक प्लेन लैमिनार सरफेस के लिए यूज करते हैं। अगर प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट या सरफेस है तो उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, उस प्लेन शीट को जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, मान लीजिए z एक्सिस है और इसी पोजीशंस पर दो एक्सिस कंसीडर करते हैं जो कि उस सेम लैमिना वाले प्लेन में, दैट इज x एंड y। ये xy भी परपेंडिकुलर है, z एक्सिस भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो z इज परपेंडिकुलर टू द लैमिनार प्लेन, x and y axis are in the same plane of that plane lamina और IZ जो होता है Z एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू IX प्लस IY होता है। X और Y एक्सिस वो प्लेन में होते हैं, Z एक्सिस उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों कंडीशंस हम लोग यूज करने वाले स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप के लिए। बेसिक डेफिनेशन, सेकंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये यूज करके हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट शेप और डिफरेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। चलिए बेटा, अगर आपको इन डिटेल में इन तीनों टर्म्स को स्टडी करना है तो लास्ट दो सेशंस को एक बार रिपीटेडली स्टडी करिए, उसमें
इन डिटेल में ये तीनों टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। चलिए बेटा, अब सब ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं। हम लोग नियर अबाउट स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल बॉडीज की बात करेंगे। सबसे पहली बॉडी है हमारे लिए, दैट इज यूनिफॉर्म थीन सर्क्यूलर रिंग। चलिए बेटा, सबसे पहले ज्योमेट्री की हम लोग डिस्कशंस करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। बेटा सर्कुलर रिंग है मतलब थीन भी है, उसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, कोई थिकनेस वाली बात नहीं यहां पर होने वाली। सो निग्लिजिबल थिकनेस वाली रिंग है। सो यहां पर निग्लिजिबल थिकनेस वाली रिंग मैं ड्रॉ करता हूं। रिंग का मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो टोटल मास होता है, ये टोटल मास सिर्फ सर्कमफेरेंस पर कॉन्सेंट्रेट होता है। जितने भी सर्कमफेरेंस होता है उसी पोजीशंस पर ये रिंग का मास कंसीडर होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम लोग रिंग कंसीडर करते हैं सर्कुलर शेप में। सो दिस इज माय सर्कुलर रिंग। इसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है, इसी सेंटर पोजीशन से हर तरफ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये सेंटर और इसका सेंटर ऑफ मास एक ही पोजीशन पर होता है। और मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस सेंट्रल है, सेंटर से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रिंग। इस कंडीशंस में मुझे कैलकुलेशन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मानते हैं कि इसका जो मास है, मास ऑफ रिंग इक्वल्स टू कैपिटल एम, रेडियस, थिकनेस जो है निग्लिजिबल है, रेडियस कैपिटल आर, और थिकनेस निग्लिजिबल। ध्यान रखना है निग्लिजिबल थिकनेस है यहां पर। सो इस सेंटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम लोग करते हैं। चलिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा सेंटर कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करते हैं। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करते हैं, दैट इज dm, और इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज रेडियस r। बेटा इस सर्कुलर रिंग में कोई भी पोजीशन ले लीजिए, उसका जो सेंटर ऑफ मास से जो dm वाली पोजीशन है, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, किसी पोजीशन पर हो, ये हर एक पोजीशंस में कांस्टेंट है, मतलब रेडियस ही है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। बट ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास है, ये हर एक पोजीशंस पर r पर ही कांस्टेंट है, मतलब r तो कांस्टेंट हो चुका है। सो यहां पर इसे पुटअप करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल R स्क्वायर इनटू dm, और ये रेडियस है बेटा। रेडियस हमेशा सर्कमफरेंस के लिए कांस्टेंट होती है, कुछ तो भी अमाउंट है। अगर टर्म कांस्टेंट होती है तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। सो यहां पर होता है दैट इज r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dm, और स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है टोटल मास। हर एक पोजीशंस को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उसकी अलजेब्रिक सम होती है तो टोटल मास होता है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल्स टू m r स्क्वायर। सो इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है बेटा, मान लीजिए सेंट्रल है तो सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, वेयर m इज टोटल मास एंड r इज रेडियस। और ध्यान रखना है थिकनेस इसकी निग्लिजिबल है, मतलब एक ही रेडियस है। हमारे लिए डे टू डे लाइफ में जो बैंगल होती है, बैंगल भी हम लोग सर्कुलर रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो सिंपल रिंग होती है, रिंग पोर्शन हम लोग इसे सर्कुलर रिंग में कंसिडर कर सकते हैं। और जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसे सेंट्रल एक्सिस के r पोजीशंस पर छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास, पूरे एलिमेंट ऑफ मास को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो m बनता है, और एलिमेंट ऑफ मास की कंडीशंस फिक्स्ड है r पर, या बीच में कहीं पर भी मटेरियल नहीं है, मास नहीं है, मतलब m r स्क्वायर। दिस इज माय स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और उस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बेटा, सो ये इंटीग्रेशन में तरह से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने।
और अब थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके थोड़े से अलग ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करते हैं। चलिए, ये हमारे लिए सर्कुलर रिंग, दिस इज माय सेंटर। इस सेंटर का परपेंडिकुलर एक्सिस जो है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अभी मैंने यहां पर कैलकुलेशंस कंप्लीट किए। मान लीजिए सेंटर सी है एंड आई सी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, कितना है बेटा, एम आर स्क्वायर। अब मेरा इंटरेस्ट एक चीज में है कि कोई एक सरकमफेरेंस वाला पॉइंट है, पोजीशन है, कोई भी सरकमफेरेंस, और जैसे ये परपेंडिकुलर है वो भी वैसे ही परपेंडिकुलर है। सो मेरा सेकेंड इंटरेस्ट है परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंशियल पॉइंट। मान लीजिए P है, सो दोनों एक्सिस प्लेन सेम ही बेटा, परपेंडिकुलर है। सो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। यहां से यहां तक सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, यही हमारे लिए पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस बनता है h। सो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बेटा, इसका पैरेलल एक्सिस ये है, सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है। सो IP इक्वल्स टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं IC प्लस उसके बाद में मास दैट इज m और h स्क्वायर, दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। चलिए, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC के वैल्यूएशन मुझे पता है, दैट इज mr स्क्वायर, h की वैल्यूएशन भी रेडियस है, दैट इज mr स्क्वायर। So mr square plus mr square, that will get twice of mr square. So अगर कोई एक्सिस सर्कमफेरेंस से पास हो रहा है और उस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, ऐसे passing from the circumferential point and perpendicular to the plane of ring, then its moment of inertia is parallel axis के according twice mr square बनता है बेटा, यानी कि इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है। So moment of inertia is get twice. चलिए, so इसके अबाउट का mr स्क्वायर, इसके अबाउट का twice mr स्क्वायर मेरा सेकेंड इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अबाउट इट्स डायमेट्रिकल प्लेन। डायमीटर के अबाउट कितना हो सकता है बेटा? सो यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं, दिस इज डायमीटर। बेटा डायमेट्रिकल एक्सिस जो होता है ये सेम प्लेन में होता है, अबाउट डायमीटर, और डायमीटर इन द प्लेन ऑफ रिंग होता है। और हर एक डायमीटर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हर एक डायमीटर से इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि ये डायमीटर है या फिर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कैसे भी हो डायमीटर सेम होता है। सो डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, डायमीटर भी इसी पोजीशन से पास हो रहा है, डायमीटर इन द प्लेन ऑफ रिंग है, और ये IC वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। सो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है IC इक्वल्स यानी Z होगा, ये डायमीटर x और दूसरा डायमीटर भी y, x और y सेम ही है बेटा, सर्कुलर रिंग है तो x y एक्सिस कोई चेंज नहीं होने वाले। सो देन IC इक्वल्स टू ID एक डायमीटर प्लस दूसरा डायमीटर ID, सो दिस विल गेट ट्वाइस ID, दैट इज डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट का mr स्क्वायर। सो डायमीटर के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल गेट mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय। सो जो डायमीटर होता है, इस डायमीटर के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, ये होता है 1/2 mr स्क्वायर, होता है बेटा हाफ ऑफ mr स्क्वायर। सो डायमीटर के अबाउट इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और एक्सिस में मुझे इंटरेस्ट है, ये डायमीटर जो है इसे हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं और सर्कमफेरेंशियल पॉइंट से पास करते हैं, तो बेटा इसे कहते हैं टेंजेंट, और ये टेंजेंट उसी प्लेन में है, टेंजेंट इन द प्लेन, ये भी टेंजेंट ही है बेटा, बट दिस टेंजेंट पासिंग टू द पोलिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये जो टेंजेंट है इसी सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन में ही है। सो दिस इज टेंजेंट, और टेंजेंट और डायमीटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस r जो कि h है। सो चलिए डिटरमाइन कर लेते हैं। सो
अबाउट टेंजेंट. सो टेंजेंट ये और ये डायमीटर पैरेलल है. सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम IT इक्वल्स टू इसका पैरेलल एक्सिस क्योंकि सेंटर ऑफ मास C से पास हो रहा है, दैट इज ID प्लस mh स्क्वायर. डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस इनके बीच का h डिस्टेंस है r, दैट इज mr स्क्वायर. इसे शिफ्ट करते हैं तो ये बनता है 3mr स्क्वायर बाई 2. सो टेंजेंट के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू 3mr स्क्वायर बाई 2. चले बेटा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर थीन रिंग जो है पूरे कंप्लीट हो चुकी है. सेंटर से रिंग का परपेंडिकुलर mr स्क्वायर, इससे पैरेलल सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट ले लीजिए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है तो ये हो गया ट्वाइस mr स्क्वायर यानी इसका डबल. प्लेन में चलते हैं. डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट का अगर हम लोग बात करते हैं देन डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हाफ ऑफ mr स्क्वायर. जितना सेंट्रल एक्सिस है उसका आधा यहां पर होता है, दैट इज हाफ ऑफ mr स्क्वायर. डायमीटर को पैरेलल कोई एक सर्कमफेरेंस पर पॉइंट है उससे पास हो रहा है जिसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं. सो डायमीटर को पैरेलल टेंजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इन प्लेन तो उस टेंजेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो 3/2 mr स्क्वायर और फिर एक्सिस कंप्लीट हो चुके हैं. चलिए बेटा, ये हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. और ये रिंग के जो दो फार्मूलेज है दैट इज mr स्क्वायर और ये दूसरा फार्मूला दैट इज ट्वाइस mr स्क्वायर. ये दोनों फार्मूले जो है बेटा एक दूसरे ज्योमेट्री के लिए भी मैच करते हैं. कौन सी ज्योमेट्री? तो अगर ये थीन सिलेंडर बनता है बेटा, थीन शीट वाला सिलेंडर, हॉलो थीन शीट वाला सिलेंडर, ये इसका एक्सिस मैच करता है. ये क्या करता है बेटा? इसका एक्सिस. तो ये दो जो फार्मूलेज है ये और ये सेम फार्मूले बनते हैं थीन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर सिलेंडर. राइट, सर्क्यूलर सिलेंडर. ये नहीं बेटा, ये टेंजेंट और ये नहीं, ये जो है ना ये दो फार्मूले mr स्क्वायर, ये सेंट्रल एक्सिस का फार्मूला बनता है. मतलब रिंग हो या फिर थीन शीट वाला सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये mr स्क्वायर. उसका टेंजेंशियल ये पॉइंट जो कि सर्कमफेरेंस के प्लेन को परपेंडिकुलर है तो mr स्क्वायर बाय 2. सो ये दो फार्मूलेज रिंग और थीन सिलेंडर्स के लिए कॉमन होता है. या थीन सिलेंडर में थिकनेस भी निग्लिजिबल है बेटा, प्लेन शीट ही लगाई बेटा, इसे हम लोग हॉलो कहते हैं. सो हॉलो थीन सिलेंडर के लिए ये फार्मूला कंटिन्यू होता है. चलिए, अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. ये फार्मूला को आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई भूलना नहीं है और इसे यूज भी करना है. चलिए नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात करते हैं. सिंपल ज्योमेट्री बेटा, ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स है और स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप के जो वेरियस एक्सिस होते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए. इस पर ही आपके एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं. एमसीक्यू या फिर आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं रोटेशन में, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला पर बेस होते हैं. ज्योमेट्री कहते हैं, फ्लाईव्हील है, रिंग डिस्क होती है, तो उसे हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. पहले ज्योमेट्री स्टडी करते हैं बेटा. स्टैंडर्ड ज्योमेट्री कोई टेंशन वाली बात नहीं है. रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर भी है, उसकी एक सिमिलर ज्योमेट्री दैट इज थीन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर डिस्क. चलिए बेटा, डिस्क है, निग्लिजिबल थिकनेस है, इसकी भी थिकनेस निग्लिजिबल. और रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या होता है? रिंग में टोटल मास सिर्फ सर्कमफेरेंस पर कॉन्सेंट्रेट होता है, यहां पर टोटल मास होता है. और डिस्क जो होती है इसमें पूरा मटेरियल फील्ड होता है और यूनिफॉर्म है, मतलब थिकनेस यूनिफॉर्म है और मटेरियल भी यूनिफॉर्मली फील्ड है और सेम मटेरियल होता है. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं बेटा. सो हमारे लिए नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. मटेरियल इज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सर्कुलर प्लेन. रिंग में
सिर्फ सर्कमफेरेंस पर ही बीच में हॉलो पोर्शन था, तो यहां पर हम लोग एडजस्ट करते हैं। चलिए बेटा डिटरमाइन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज सर्कुलर डिस्क, मटेरियल पूरा है बेटा, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं पर मटेरियल है। ये डिस्क का जो सेंटर होता है, यही सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास होता है। देखिए बेटा, रिंग का सेंटर ऑफ मास, डिस्क है, डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए, और मेरा इंटरेस्ट है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने का, जो कि सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर भी है। सो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मुझे तो एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करना है। सो पहले तो यहां पर लिख देता हूं मैं m टोटल मास, r रेडियस, और ये रेडियस है बेटा। सो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास मुझे कंसीडर करना है। अगर ये थ्रू आउट पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो मतलब इसकी जो सरफेस डेंसिटी हर एक पोजीशंस पर फिक्स है बेटा। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और प्लेन शीट की अगर बात होती है तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सरफेस डेंसिटी। इसका मतलब है मास डिवाइड बाय सरफेस एरिया। सो इसकी जो सरफेस डेंसिटी है बेटा, यहां पर मैं लिखता हूं सरफेस डेंसिटी, जो हर एक पोजीशंस पर यूनिफॉर्म है, सिग्मा, ये होती है मास डिवाइड बाय सरफेस एरिया। कितना है बेटा मास? m। और सरफेस एरिया कितना है बेटा इसका? सर्कल है तो सर्कल का फार्मूला पता है आपको, इट इज पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट सिस्टम। कहीं का भी आप लोग मास ले लीजिए, उसका एरिया डिवाइड कर लीजिए, दिस वैल्यू विल बिकम कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा m by पाई आर स्क्वायर। चलिए बेटा, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करते हैं। सो इसके सेंटर के अबाउट पूरा यूनिफॉर्म मास कंसीडर करते हैं, एक छोटे से रिंग शेप कंसीडर करते हैं। सो दिस इज एलिमेंट ऑफ मास, छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास है dm, जो कि कौन से शेप में बेटा? रिंग शेप में, छोटा सा रिंग शेप में, जो कि सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। कितने डिस्टेंस पर है बेटा? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी जो थिकनेस है बेटा, इस रिंग इज dr, छोटा सा एलिमेंटल मास dr सिचुएटेड है। अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है बेटा, तो एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसको अगर काट देते हैं और सीधा करते हैं, तो इसकी कितनी लेंथ बनती है बेटा? सर्कमफेरेंस ट्वाइस पाई r। सो इसका जो एरिया है बेटा, दैट इज छोटा सा जो एरिया है dA, ये बनता है हमारे लिए सर्कमफेरेंस यानी ट्वाइस पाई r, और छोटी सी थिकनेस है, छोटी सी थिकनेस इक्वल्स टू dr। आपको अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं ये, सो दिस इज छोटा सा थिकनेस वाला पोर्शन dr, और ये रिंग दैट इज ट्वाइस पाई r। सो स्मॉल एलिमेंट ऑफ जो मास है, इसका जो अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो दैट एरिया इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, दैट इज ट्वाइस पाई r इनटू dr। चलिए बेटा, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका सरफेस डेंसिटी भी हमें पता होना चाहिए। सो सरफेस डेंसिटी, ये सिग्मा, ये कंटिन्यू करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू छोटा सा मास dm डिवाइड बाय छोटा सा एरिया dA। करते बेटा कैलकुलेशंस, dm कितना है? तो dm की जगह पर छोटा सा एरिया, दैट इज ट्वाइस पाई r इनटू dr, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। इसे यहां पर शिफ्ट कर देते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं dm, छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी, दैट इज ट्वाइस पाई सिग्मा इनटू r इनटू dr। So this is my small element of mass in terms of sigma। पहले हम लोग स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटा, अब मेरा इंटरेस्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजी है बेटा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। चलिए पुट अप कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। कहां से कहां वैल्यू है बेटा इसकी? देखिए देखिए,
तो सबसे कम इस आर की वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 0, और मैक्सिमम किस पोजीशन तक पॉसिबल है बेटा, इस पोजीशन तक, यानी इसकी रेडियस। सो इस इंटीग्रेशन की लिमिट पुट अप करते हैं, कम से कम कितनी लिमिट है बेटा, 0, और मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, r। सो 0 टू r, दिस इज लिमिट्स, r स्क्वायर को वैसे ही शिफ्ट करते बेटा dm, अभी कैलकुलेट किया मैंने, दैट इज ट्वाइस बाय सरफेस डेंसिटी सिग्मा into r into dr। चलिए बेटा, ट्वाइस बाय, दिस टर्म इज कांस्टेंट, सरफेस डेंसिटी यूनिफॉर्म सरफेस है, मतलब ये सरफेस डेंसिटी भी कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट टर्म अगर होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर उसे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। तो शिफ्ट करते हैं बेटा, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस बाय सिग्मा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, ये r स्क्वायर और ये r, ये बनता है बेटा r क्यूब into dr। so twice by sigma, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है मुझे। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख देता हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx जो होता है, ये होता है x जो पावर होता है उसका 1 ऐड करना, n+1 से डिवाइड करना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए यूज करते फार्मूला, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बनता है r रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। सो r रेज़ टू द पावर 4 और ये 4 डिवाइडेशंस, लिमिट 0 टू r, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करनी है, पुट अप करिए वैल्यू, लोअर लिमिट 0 बेटा, तो 0 तक वैल्यूएशन निशान नहीं है। सो दिस विल बिकम ट्वाइस बाय, चलिए बेटा सिग्मा की वैल्यू पुट अप करते हैं, सिग्मा की वैल्यू है m by pi r square। सो m डिवाइडेड बाय pi r square, और ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा r रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस r square get cancelled, so it will be r square। so this pi and pi get cancelled, 2, this will be 2। so यहाँ पर क्या बचता है बेटा, तो यहां पर बचता है 1/2 mr square। so this is my moment of inertia about this central axis। so बेटा जो डिस्क होती है, यूनिफॉर्म डिस्क सर्कुलर फॉर्मेट्स में, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क and passing through its center। सेंटर मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। इसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हम लोग इस तरह से अगर इसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, तो ये बनता है बेटा IC इक्वल्स टू हाफ ऑफ mr स्क्वायर, व्हिच इज m टोटल मास ऑफ दैट डिस्क, r रेडियस ऑफ दैट डिस्क। चलिए बेटा, सो ये क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर एक पेज पर कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए बेटा, सो लास्ट सेशंस में तो इंटीग्रेशन एक ही सिंपल स्टेप में खत्म हो चुका था। अब डिस्क का थोड़ा सा बढ़ गया है। चलिए थोड़ा, जैसे लास्ट सेशंस में हम लोगों ने 4 एक्सिस के अकॉर्डिंग रिंग को स्टडी किया है, सेम कंडीशंस में हम लोग स्टडी करते हैं डिस्क को भी। चलिए बेटा, सो ये हो गई हमारी डिस्क। डिस्क में आपको हमेशा ध्यान रखना है टोटल एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गया इसका सेंटर। इस सेंटर के अबाउट जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उस प्लेन को जिसे हम लोग सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर से पास हो रहा है, IC इक्वल्स टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर रिंग है तो ये सिर्फ mr स्क्वायर है, रिंग में सरकमफेरेंस पर मास है। चलिए, सेम वे से सरकमफेरेंस से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि टेंजेंट है पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है,
बेटा ये दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल, इनके बीच का डिस्टेंस r जो कि h मान लीजिए सपोज p है, तो p एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ip इक्वल्स टू इसका पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है दैट इज ic, उसके बाद में इसका मास m और दोनों के बीच का डिस्टेंस h स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पैरेलल एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पैरेलल जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसे पैरेलल कंसीडर कर लिया। सो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो अगर शिफ्ट करते तो दिस विल गेट 3/2 mr स्क्वायर, सो दिस इज 3/2 mr स्क्वायर अबाउट एन axis passing through one of its circumference point and perpendicular to the plane। चलिए बेटा तीसरा एक्सिस प्लेन में आ जाते हैं, दैट इज अबाउट इट्स डायमीटर। चलिए बेटा डायमीटर की बात करते हैं, डायमेट्रिकल प्लेन, सो दिस इज माय डायमीटर, डायमीटर इन द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये हमारे लिए z एक्सिस हो चुका है, ये हमारे लिए x और इसका ही दूसरा डायमीटर हमारे लिए y। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग IC इक्वल्स टू ID एक प्लस दूसरा y जो कि भी सेम होने वाला है, दैट इज ID प्लस ID, ये होता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ट्वाइस ID, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, क्योंकि अगर शिफ्ट करते हैं तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलिए बेटा सो डायमीटर के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है mr स्क्वायर बाय 2। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, रिंग हो या डिस्क हो, इसका जो डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये जो सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस होता है इससे हाफ ही यहां पर होता है। अगर आपको इस पोजीशंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मतलब सीधा यहां पर हाफ कर देना है। चलिए दूसरा कौन सा एक्सिस बेटा, अबाउट इट्स टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट और डायमीटर एक दूसरे को पैरेलल इस पोजीशंस पर टच कर रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h इक्वल्स टू रेडियस r, सो टेंजेंट बेटा पैरेलल है, ये पैरेलल है डायमीटर, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सो IT इक्वल्स टू ID प्लस mh स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला दैट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, सो 4 प्लस 1 दैट इज 5/4 mr स्क्वायर। So this is about a tangent in the plane of disk. This is about a tangent in the plane perpendicular to the disk. ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल, डायमीटर और ये टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल, ये एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग डायमीटर को डबल कर देते हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो चलिए बेटा ये हमारे लिए चार एक्सिस और ज्योमेट्री है हमारे लिए थ्री यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। जैसे थीन रिंग में हम लोगों ने थीन सिलेंडर की बात की थी ये दो एक्सिस के लिए, इन द सेम वे यहां पर सॉलिड डिस्क की बात हो सकती है या फिर सॉलिड सिलेंडर की बात हो सकती है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, वहां पर थीन रिंग थी, यहां पर सॉलिड सिलेंडर अगर है तो ये होगा इसका सेंट्रल एक्सिस। सो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये जो होता है ये दोनों फार्मूले हम लोग कंबाइनली यूज कर सकते हैं, ये दोनों नहीं बेटा, डायमीटर और ये नहीं, डायमीटर के अबाउट हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करते हैं। सो अगर डिस्क की जगह पर सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा ये सेम होता है अबाउट यूनिफॉर्म डिस्क, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। कैसा एक्सिस है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और ये दो फार्मूलेस
सिलेंड्रिकल कंडीशंस के लिए भी कंटिन्यू होते हैं। चलिए अब तीसरी ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा। तीसरी ज्योमेट्री जो है ये सिलेंडर या फिर रिंग ही है, बट हॉलो सिलेंड्रिकल है, जिसमें थिकनेस निग्लिजिबल नहीं है। थिकनेस निग्लिजिबल नहीं है। पहले कंडीशंस में रिंग थी पर निग्लिजिबल थिकनेस थी। सो हॉलो रिंग या फिर सिलेंडर। सिलेंडर हॉलो रिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो रिंग के सर्कमफेरेंस पर मास कॉन्सेंट्रेट होता है और इतना पोर्शन हॉलो है, ये सेंटर पोजीशन है, और इस पोजीशंस पर इसका मास कॉन्सेंट्रेट है। और ये रिंग भी, सॉरी सिलेंडर भी हो सकता है ऐसा हॉलो पोर्शंस, ऐसे कंडीशंस में। सो इस कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, रिंग भी हो सकती है पर उसका थिकनेस जो है पहले कंडीशन में निग्लेक्ट किया था बेटा मैंने, अभी निग्लिजिबल नहीं है। और इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये लीजिए बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए इसकी जो इनर रेडियस है that is equals to r1 और ये जो आउटर रेडियस है ये r2 है। मतलब मास सिर्फ r1 और r2 इन दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेट है। ये r1 वाला जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बीच वाला, ये होलो है, यहां पर कोई मटेरियल नहीं है। सो वही सेम इंटीग्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट लिमिट जो है पहले कंडीशन में हम लोगों ने लिमिट पुट अप की थी बेटा 0 to r। सो यहां पर लोअर लिमिट जो होने वाली थी, जैसे हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेशंस किया था 0 to r, सिर्फ यहां पर एक चेंज होने वाला है, दिस इज r1 to r2। लोअर लिमिट पॉसिबल है r1 और अपर लिमिट है r2, और सेम इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो सेम इंटीग्रेशन जो लास्ट सेशंस में मैंने लिखा था, अगर उसे हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उसे ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं, दैट इज ट्वाइस पाई इनटू सिग्मा, कितना बेटा ट्वाइस पाई इनटू सिग्मा। यहां पर भी जो r रेज़ टू द पावर 4 था और इसके डिनोमिनेटर फॉर्मेट्स में जो था वो भी 4 था, और यहां पर हमारे लिए आर स्क्वायर क्या था बेटा, आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा को ही हम लोग यहां पर पुट अप करते हैं, दैट इज m by pi r square, so that pi get cancel, और यहां पर r1 से r2 तक पुट अप कर देते हैं। सो r1 r2 अगर पुट अप करते हैं और इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फार्मूला जो है बेटा, मैं इसे अभी सॉल्व नहीं करता हूं क्योंकि इसे डायरेक्टली मुझे पुट अप करते आता है। सो इसे हम लोग पुट अप कर सकते हैं 1/2m इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, कितना बेटा 1/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। मैं इसका इंटीग्रेशन इसलिए स्किप कर चुका हूं बेटा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसे नहीं पूछते, एनसीईआरटी में भी नहीं पूछते बेटा। सो कितना दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट अप करो इसे। ये इंटीग्रेशन 0 को r1 और r को r2 से शिफ्ट करना है, उसे पुट अप करना है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, सिंपल। चलिए, सो दिस इज 1/2m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं, सर तो r2 से r1 का पोर्शन यहाँ पर मटेरियल नहीं, तो ये निकाल दिया, मतलब r2 से r1 को माइनस करना है। और अगर यहाँ पर आप लोग माइनस लिखते हो बेटा तो आपका आंसर गलत होता है। आपको ध्यान रखना है r1 प्लस r2 स्क्वायर ही लिखना है, हाफ ऑफ r1 प्लस r2 स्क्वायर। चलिए बेटा, और इसी फार्मूला को यूज करके यहाँ पर परपेंडिकुलर वगैरह यूज कर सकते हो, इसका कोई लोड नहीं है। डायमीटर भी यूज कर सकते हो। सो ये मैं आपके लिए रखता हूं। चलिए, इसके बाद में एक फेमस ज्योमेट्रिकल शेप है बेटा, जो फेमस ज्योमेट्रिकल शेप है स्फीयर का। कौन सा फेमस ज्योमेट्रिकल शेप है, दैट इज स्फीयर। अब स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर भी 3 कंडीशंस में होता है। पहला दैट इज थीन हॉलो स्फीयर, मतलब थीन शीट से सिर्फ
शीट से बना हुआ स्पीयर है। उसके बाद में सेकेंड होता है सॉलिड कंप्लीटली मटेरियल फील्ड है। और थर्ड होता है थिक हॉलो स्पीयर, मतलब उसकी थिकनेस निग्लिजिबल नहीं है। और ये तीनों कंडीशंस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने वाले हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले ये थिन हॉलो की बात करते हैं। स्पीयर है, स्पीयर का सेंटर ऑफ मास भी इस सेंटर पोजीशंस पर ही होता है। और ये पूरा मास इस सर्कमफरेंशियल है, रिंग नहीं है बेटा, ये पूरा शीट है, पूरा स्पीयर है। सो पूरे स्पीयर का जो सरफेस है इसी सरफेस पर कॉन्सेंट्रेट है और इसकी निग्लिजिबल थिकनेस है, निग्लिजिबल थिकनेस। इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है। और मान लीजिए इसकी रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस कितनी बेटा? कैपिटल आर। सो अबाउट एनी डायमेट्रिकल कंडीशंस या फिर सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं इसे हम लोग, यहां पर इसका सेंटर है। सो अगर ये हॉलो स्पीयर है, थीन है बेटा, तो इसका जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं डायरेक्टली फार्मूला पुट अप करता हूं, I इक्वल्स टू 2/3mr²। अगर ये थीन है, शीट है, निग्लिजिबल थिकनेस है, तो इस कंडीशंस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr²। चलिए बेटा, अगर कोई सरफेस का कोई भी टेंजेंट है, कोई भी पोजीशन से है, तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस बनता है h इक्वल्स टू r। और इस एक्सिस के अबाउट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये बनता है हमारे लिए टेंजेंट। मान लीजिए टेंजेंट बोलिए, फिर टच करके निकल रहा है। सो इसके अबाउट इसका पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है, इट इज 2/3mr² प्लस mr²। तो इसकी अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है हमारे लिए 3 + 2 = 5/3mr²। सो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 2/3mr², क्योंकि डायमीटर भी है और उसका जस्ट एक पॉइंट को टच कर कर कोई एक्सिस पास कर रहा है सर्कमफरेंस पर या फिर सरफेस पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr²। चलिए बेटा, अब सॉलिड की अगर बात करते हैं तो रेड पेन से मैं सॉलिड वाले फार्मूला को लिखता हूं। अगर ये कंप्लीटली सॉलिड है, मतलब ये मास अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, देन इसका जो मोमेंट है, रेड पेन से लिखा हो बेटा, ये है सॉलिड का, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये न्यूमरेटर वाला 2 तो कांस्टेंट होता है बेटा, डिनोमिनेटर में आता है 5। इट इज 5 2/5mr²। दिस इज फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर थीन हॉलो। अगर ऐसे ही इसे शिफ्ट करते बेटा, तो टेंजेंट के अबाउट होता है 2/5mr² प्लस mr²। So 5 7/5mr²। So this is about its tangent। सॉलिड स्फीयर है और उसको जस्ट एक सरफेस से टच करने वाले लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 7/5mr²। हॉलो अगर है, अगर हॉलो है बेटा, दैट विल बी 5/3mr²। सो सॉलिड, और इसके लिए तो हमारी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। ओके, चलिए अब दूसरा ज्योमेट्रिकल, थीन की जगह पर कुछ तो भी थिकनेस पता है मुझे। सो मान लीजिए ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस। सो इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2, और ये थिक स्फीयर, ये होगा हमारे लिए सेंटर, और इस सेंटर का डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बेटा, ये जो कंप्लीट सॉलिड था उसका बीच वाला पोर्शन यहाँ पर हॉलो रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये 2/5 तो कंटिन्यू है। सो दैट इज इक्वल टू 2/5m। ब्रैकेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा। सो जो ब्रैकेट वाली कंडीशंस होती है, इस ब्रैकेट वाली कंडीशंस में आउटर रेडियस और इनर रेडियस का माइनस करना है। सो दिस इज r2 raised to the power 5
minus r1 raised to the power 5 divided by r2 raised to the power 3 minus r1 raised to the power 3. ये बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिक हॉलो स्फीयर. स्फीयर है पर हॉलो है, सिमेट्रिकल है. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5m in bracket r2 outer radius raised to the power 5 minus r1 raised to the power 5 divided by r2 cube minus r1 cube. ये जो रेशियो है बेटा, इस रेशियो के अबाउट हम लोग इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे पैरेलल वगैरह ड्रॉ करके आप लोग तो यूज कर सकते हो, तो पैरेलल यूज कर सकते हो इसी कंडीशंस में. तो बेटा स्फीयर एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री होती है. अगर वो हॉलो है तो उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 2/3, सॉलिड है तो 2/5 mr स्क्वायर, 3 सिलेंडर है. अगर ठीक है उसमें r1 और r2 इनर और आउटर रेडियसेस की बात होती है तो 2/5 इसको कंटिन्यू करना है m इन ब्रैकेट r2 raised to the power 5 minus r1 raised to the power 5 divided by r2 cube minus r1 cube. ये फार्मूला यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. स्फीयर है बेटा, थीन अगर है 2/3, सॉलिड अगर है 2/5, हॉलो ठीक है 2/5m इन ब्रैकेट r2 raised to the power 5 minus r1 raised to the power 5 divided by r2 cube minus r1 cube. चलिए बेटा, अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, दिस इज हॉलो थिक, पहला थीन जिसमें थिकनेस नेग्लिजिबल है. चलिए बेटा, अब मेरा इंटरेस्ट दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में है. चलिए बेटा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर आज सब ज्योमेट्रिकल शेप हम लोग फाइनलाइज करेंगे. सब ज्योमेट्रिकल शेप, इसमें हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल शेप को बाकी नहीं रखने वाले. चलिए बेटा, एक रॉड की बात करते हैं हम लोग. थीन रॉड है, थीन रॉड या फिर थीन रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है. रॉड की जगह पर हम लोग जो थीन रॉड है बेटा, इसको थिकनेस नहीं है कोई, इसका एरिया नहीं, सिर्फ एक लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन है. सो अगर थीन रॉड है, छोटा सा रॉड है, थीन रॉड का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग सेंटर पे होता है. अगर इसकी लेंथ टोटल L है, लेंथ L है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है तो इसी लाइन के अलोंग इससे सेंटर पोजीशंस पर होता है. मतलब ये होता है L/2 और L/2 पर. कितना होता है बेटा? L/2 पर. तो ये थीन रॉड अगर है तो इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, दिस इज रॉड ऑफ अ लेंथ L. तो इस रॉड की लेंथ है L, मास है कैपिटल M और थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज निग्लिजिबल. कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बेटा, इसे निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. थीन रॉड है तो इस थीन रॉड को अगर हम लोग यूज कर सकते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पास हो रहा है और रॉड को परपेंडिकुलर है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m. इसकी जो लेंथ है बेटा, दैट इज लेंथ L² डिवाइडेड बाय 12. कितना होता है बेटा? mL² डिवाइडेड बाय 12. निग्लिजिबल थिकनेस है, सॉरी निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, थिकनेस भी नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एक सिंगल लेंथ है. चलिए बेटा, इसका एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करते हैं. इसका जो एंड है, एंड से पास हो रहा है और इस रॉड को परपेंडिकुलर है. बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम इजीली यूज होता है. इसके बीच का डिस्टेंस है h और ये h है L/2. चलिए, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. I इक्वल्स टू IC, जो कि इसके लिए सेंटर से पास हो रहा है, mh². IC का फार्मूला दैट इज mL² डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये कितना है बेटा? L/2. L/2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो L²/4, सो दैट इज mL² by 4. चलिए बेटा, एडिशंस करते हैं.
इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3 से, 3 और 3 अगर 12 डिनोमिनेटर कॉमन हो सकता है, सो 3 और 1 दैट इज 4, सो ये बन गया हमारे लिए 4ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट विल बिकम ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो इस एक्सिस के अबाउट जो कि एन पोजीशंस पर है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला रॉड का ये होता है ml स्क्वायर बाय 3। बेटा ध्यान रखना है, रॉड को कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है बेटा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक जब हम लोग ऑसिलेशंस में मैग्नेट की बात करने वाले, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर ऑसिलेशन, इसमें एंगुलर ऑसिलेशंस होता है बार मैग्नेट का। सो बार मैग्नेट में हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता नहीं है तो। चलिए बेटा, अगर रॉड है तो रॉड के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? चले बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। और ये एक मिनट, एक फार्मूला, अगर ये शीट भी है ऐसे फॉर्मेट में, शीट भी है, तो शीट को भी हम लोग थिकनेस और कोई नहीं है तो इसको भी हम लोग इसी फार्मूला से इंडिकेट कर सकते हैं। शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, शीट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए अब इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए ये रॉड जो है इसका क्रॉस सेक्शन एक सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब बेटा ये सिलेंडर हो चुका है। इस सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता है, दैट इज mr। सॉलिड है तो मतलब है बेटा mr स्क्वायर बाय 2। कितना है बेटा? mr स्क्वायर बाय 2। सो इसी का सेंटर जो है बेटा, सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पर है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। सो रॉड अगर सर्कुलर फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट है बेटा? सर्कुलर फॉर्मेट, तो इसका जो सेंट्रल मास है दैट इज सेंट्रल एक्सिस है, तो इसका ml स्क्वायर बाय 12 ये लॉन्जिट्यूडनल लेंथ पर, और इसका क्रॉस सेक्शन जो है बेटा सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क का फार्मूला कितना होता है बेटा? mr स्क्वायर बाय 4। यहां पर इसे mr स्क्वायर बाय 4। सो आपको ध्यान रखना है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ रेडियस वाली डिस्क फॉर्मेट में है, सर्कुलर है, तो आपको इसमें इस फार्मूला को सिर्फ ऐड करना है। क्रॉस सेक्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बेटा? डिस्क है। सिलेंडर बन गया मतलब डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर दैट इज mr स्क्वायर बाय 4। सिर्फ इस ml स्क्वायर बाय 12 वाला जो है इसमें सिर्फ इसको ऐड करना है। सेम वे से यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अगर डायमीटर या फिर रेडियस पता नहीं है तो थीन है, थीन में सिर्फ ml स्क्वायर बाय 12। अगर डिस्क बन गया ये मतलब सिलेंडर बन चुका है, रॉड सिलेंड्रिकल है, इसका अगर है और इसका परपेंडिकुलर सेंटर लाइन से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ आपको एक चेंज करना है, दैट इज डिस्क का डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4 ऐड करना है। चलिए बेटा, ओके। सो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस होता है कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सर्कुलर ही हो जाए, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सो बेटा रेक्टेंगुलर अगर बनता है तो इसे हम लोग पैरेललोपिपेड कहते हैं। चलिए पैरेललोपिपेड को इन डिटेल में स्टडी करते हैं। बेटा ये फार्मूला मुझे जरूरी है बार मैग्नेट्स क्या एंगुलर ऑसिलेशंस के टाइम जब होता है तब। सो अगर ये पैरेललोपिपेड है बेटा, दिस इज माय पैरेललोपिपेड, सो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। सो इस पैरेललोपिपेड का जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, सो ये सेंटर ऑफ मास इस पोजीशंस का, इस डायगोनल से इस डायगोनल का जो डायगोनल पॉइंट इंटरसेक्ट होने वाला है, तो इस सेंटर पोजीशंस पर इसका सेंटर ऑफ मास है। यानी कि ये इस प्लेन का भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है और इसका भी सेंटर है। इस सेंटर से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन, इस सेंटर से पास होने वाली दूसरी पैरेलल लाइन और इससे पास होने वाली तीसरी पैरेलल लाइन। सो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। सो अगर इस प्लेन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट का बेटा ये, तो मान लीजिए ये डायमेंशंस मेरे लिए L है, सो दिस इज माय लेंथ,
L. Suppose this is my breadth B और this is my depth या फिर height D. So L और B वाला जो प्लेन है बेटा, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, इस प्लेन को इस एक्सिस को परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, कोई ज्यादा वाली बात नहीं बेटा। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है m/12। ये जो है ना बेटा रिंग वाला पोर्शन जो सिंपल ये था ई है, सिर्फ आपको इस रेक्टेंगुलर जो शीट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडजस्ट करना है। तो बेटा एक ध्यान रखना है, ये जो एक्सिस होता है इसका जो पैरेलल डायमेंशन होता है यानी डायमीटर डी, सॉरी डेप्थ डी, इस पर डेप्थ डी का कोई रोल नहीं होता इसमें, सिर्फ रोल होता है एल और बी का। इसका रोल होता है बेटा एल और बी का। सो ये जो होता है ये होता है दिस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस है इसका, ये देखिए बेटा ये एक्सिस है ऐसा, यहां से पास हो रहा है, तो मतलब ये लेंथ को पैरेलल है। यहां पर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग बात करते हैं तो बी और डी की प्लेन है बेटा। तो ये होने वाला है m/12 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जिसको ये जिस डायमेंशन को एक्सिस पैरेलल होता है उस डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता है। या फिर इस एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, ये एक्सिस है तो ये हमारे लिए ब्रेड को पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m/12। कौन सा डायमेंशन है बेटा? दैट इज l और दिस इज डेप्थ, सो l स्क्वायर प्लस डेप्थ स्क्वायर। सो इसमें जो तीनों एक्सिस है इस पोजीशंस पर सेंटर होना चाहिए बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और ये कैसा। सो तीनों एक्सिस, जिस एक्सिस को जो पैरेलल डायमेंशन है उसको छोड़ के दूसरे दो डायमेंशंस के स्क्वायर के एडिशन करिए और m/12। सो दिस इज फार्मूला फॉर पैरेललोपिपेड। और ये फार्मूला यूज करके आप लोग को बार मैग्नेट यूज करना है बेटा। जब आप लोग बार मैग्नेट का कैलकुलेशंस करेंगे, एंगुलर एसएचएम की बात होती है बेटा, उसमें जो ऑसिलेशन होता है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, और बार मैग्नेट हमेशा रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड होता है, तो उस टाइम पर आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। चलिए बेटा इसे भी फाइनलाइज कर लेते हैं। चलिए सो दिस इज माय पैरेललोपिपेड। और लास्ट ज्योमेट्रिकल शेप डिस्कस करते हैं बेटा अभी, कोन शेप, राइट सर्कुलर कोन। ये एक है थीन हॉलो और दूसरा है सॉलिड, मतलब पूरा फील्ड है। कैसा बेटा? थीन हॉलो और दूसरा है सॉलिड। सो थीन हॉलो अगर है बेटा, और इसका जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? रेडियस r। कितना डिस्टेंस है बेटा? रेडियस r। ये इसका सेंटर पोजीशंस, इसकी सेंटर पोजीशंस। और जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास सॉलिड अगर है, ये हमारे लिए सॉलिड है। यहां से जितनी हाइट होती है बेटा, ये हाइट, इस हाइट से h/4 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है। h/3 नहीं बेटा, h/4 पर होता है सेंटर ऑफ मास, h/4 से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इस सेंट्रल एक्सिस जो कि ये जो बेस है इसको परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट का जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 mr²। कितना होता है बेटा? 3/10 mr²। ये परपेंडिकुलर है। अगर यही हॉलो अगर है, सो थीन हॉलो है, थीन हॉलो है, तो बेटा थीन हॉलो है तो ये शीट ही है, मतलब ये हमारे डिस्क की बनता है। सो बेटा थीन हॉलो सर्कुलर कोन और थीन शीट यानी थीन सर्कुलर डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन मास का सिमेट्रिकल है बेटा, जैसे डिस्क में वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। देन इट इज इक्वल्स टू थीन डिस्क, सर्कुलर डिस्क, that is equals to mr² divided by 2। कितना बनता है बेटा? mr²/2। चलिए सो मैंने ट्राई किए कि मोटा मोटी आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए।
मोटा मोटी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि हर एक टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप्स। पहले हम लोगों ने सर्कुलर रिंग, इसका थिन होलो सिलेंडर भी होता है, सर्कुलर डिस्क, उसके बाद में हॉलो डिस्क बीच में निकल गया है, उसके बाद में स्पीयर सॉलिड, थीन स्पीयर जिसमें हॉलो है और थोड़ा सा शेप अगर है तो थिक हॉलो स्पीयर, निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन वाला रॉड। अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है तो उसकी कंडीशंस, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर यानी पैरेललोपिपेड की बात की हम लोगों ने, उसके बाद में सॉलिड कोन, उसके बाद में हॉलो राइट सर्कुलर थीन कोन। सो ये हमारे लिए मोटा मोटी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस होते हैं। तो इस स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस एडजस्टमेंट कंडीशंस के हिसाब से हम लोग को ये सॉल्व करना है। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे पोर्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इजीली समझ में आ गए। एक थोड़ा सा पोर्शंस, अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं, अगर रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट है, सो ये पैरेललोपिपेड वाला फार्मूला रेक्टेंगुलर शीट का बन जाता है बेटा। पैरेललोपिपेड की हम लोग बात करते हैं, ये पैरेललोपिपेड जो है ना, इसका जो फार्मूला है सेंटर का, अगर ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, सो दैट इज m/12 l² + b²। ये हमारे लिए रेक्टेंगुलर शीट का भी फार्मूला बनता है। सो रेक्टेंगुलर शीट और पैरेललोपिपेड या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट सेम ही होता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं। सो पैरेललोपिपेड के टाइम पे मैं भूल गया हूँ कि इसे एक बार पैरेललोपिपेड और रेक्टेंगुलर प्लेट एक ही होती है। सो बेटा सर्कुलर ज्योमेट्री के पूरे पोर्शंस, रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो, सॉलिड सब कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में रेक्टेंगुलर वाले भी पोर्शंस पैरेललोपिपेड कंप्लीट हो चुका है। रॉड, सर्कुलर रॉड, रेक्टेंगुलर रॉड, पैरेललोपिपेड, कोन, सॉलिड और हॉलो। सो ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको पता होनी चाहिए और इस शेप के अकॉर्डिंग ही आपके फार्मूला भी आपको बनाने हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपको ये पूरे फार्मूलाज याद रहना बहुत जरूरी होते हैं। सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखेंगे, इसको बार बार रिकॉल करिए, लिख के रखिए और उसके बाद में इसे स्टडी कर लीजिए। सो बेटा वीडियो तो 1 घंटा हो चुका है। सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। फार्मूले अगर समझ में आ गए, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूमेरिकल, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जेईई मेंस या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। सिर्फ आपको इसके फार्मूले आपको यूज भी करने आना चाहिए और किस एक्सिस के अबाउट कौन सा फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए। 4 एक्सिस है बेटा पहले इसमें, तो उस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। आपने इसको देखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, ठीक ठाक लगा या फिर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।